हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के और उसको मैक्सिमा मिनिमा प्रूफ करने के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। एक आप लोग के उसमें अनसॉल्व में आया हुआ है क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड है, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। हम ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करके फिर मार्केट वाला क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो लॉन्ग में आता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को जो इलास्टिसिटी की कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, लोच के जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर जब भी पढ़े हैं आप लोगों ने, वही कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज करना है। क्वेश्चन में आपको एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, क्यू एक्स इज इक्वल टू 4850 माइनस 5 px प्लस 1.5 py प्लस 0.1 y, जहां पर दो कमोडिटीज की बात हो रही है एक्स और वाई की। तो एक क्यू एक्स क्या है आपका, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, मतलब एक्स की कितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है वो है ये। पी एक्स है आपका प्राइस ऑफ एक्स, पी वाई है आपका प्राइस ऑफ वाई, और जो कैपिटल वाई है वो है आपका इनकम। ठीक है, तो ये आपका डिमांड फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपसे दो चीजें कह रहा है फाइंड करने के लिए, साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिया है। इन्फॉर्मेशन में आपको पी एक्स की वैल्यू दी हुई है, प्राइस ऑफ एक्स यानी कि आपका 200 है, प्राइस ऑफ वाई की वैल्यू दी हुई है जो कि आपका 100 है, और आपकी इनकम की वैल्यू वाई की वैल्यू दी हुई है 10,000। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको ये चारों चीजें दी हुई हैं। क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे कह रहा है फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है फाइंड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स फॉर वाई। तो क्वेश्चन में पहले आपको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स फॉर वाई फाइंड आउट करना हुआ है इसमें। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी फाइंड करना है तो आपको इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना है तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करनी है चीजें। तो अब आप लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, मुझे बताइए इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सपोज करिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो जाहिर सी बात है अब डिमांड फंक्शन आपको किसका दिया हुआ है, एक्स क्वांटिटी का दिया हुआ है। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्मॉल ई और वाई से दिखा रहे हैं इनकम के लिए। तो बताइए इनकम इलास्टिसिटी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने। यहाँ पर एम क्या है अनुभव, आपने लिखा ना डेल क्यू बाय डेल एम इंटू एम अपॉन क्यू। व्हाट इज एम। एम क्या है, यहाँ पर क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो जो फॉर्मूला आपने सही लिखा है, हम लोग जो आप लोग ने इनकम इलास्टिसिटी का, जैसे आप लोग प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं फॉर्मूले में, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो अभी आप इनकम इलास्टिसिटी का पढ़ लीजिए या क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का पढ़ लीजिए, फॉर्मूला में जो बेसिक एसेंस है वो वही रहेगा। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा आप न्यूमरेटर में लेते हैं। ठीक है,
तो अभी हम लोग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो डिमांड ऑब्वियस सी बात है हमें एक्स का दिया हुआ है, तो हमें एक्स की मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे। तो यानी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। इनकम क्यों? बिकॉज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जिनको नहीं ध्यान है एक बार जाके रिविजिट कर लीजिएगा। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। तो अगर हम लोग इसको वैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और हमारा जो डिमांड का फंक्शन है इसमें आपके एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिए हुए हैं, पी एक्स भी है, पी वाई भी है, वाई भी है, तो हम डेल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो वैसे हो जाएगा आपका डेल क्यू, नहीं लिखेंगे यहाँ तो हम लोगों ने क्या लिया था, क्यू ही लिया है, तो डेल क्यू एक्स अपॉन क्यू इंटू 100 अपॉन डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100। फॉर्मूला ये है जहाँ पे आपका 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, और तब फिर जो अनुभव ने फॉर्मूला बताया डेल क्यू एक्स अपॉन डेल वाई इंटू वाई अपॉन क्यू एक्स, कर लीजिए इसको क्यू एक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला आपके सामने है इलास्टिसिटी का, इनकम इलास्टिसिटी का, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो अगर आपको पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डेल क्यू एक्स बाय डेल वाई, यानी कि आपको इस डिमांड फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे जब आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, डेल क्यू एक्स बाय डेल वाई क्या आएगा, बताइए डेल क्यू एक्स बाय डेल वाई क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए आप लोग। 0.1 आएगा, ठीक है। तो 0.1 इंटू वाई की आपको वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, क्या दी है आपको वाई की वैल्यू 10,000 अपॉन क्यू एक्स। क्यू एक्स की वैल्यू आप लोग को निकालनी पड़ेगी इस डिमांड के फंक्शन में जो राइट साइड पर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, ये सारी वैल्यूज पुटअप करिए, क्यू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और क्यू एक्स की जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पर लिखिए क्यू एक्स की जगह, और आपका इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ पर ये हम पार्शियल में आप लोगों के साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ये जो डिमांड फंक्शन है इसमें आपका ये क्यू इज अ फंक्शन ऑफ पी के फॉर्म में नहीं है, इस डिमांड फंक्शन में आपके कई सारे वेरिएबल्स हैं, तो जाहिर सी बात है आप इसमें डिफरेंशिएशन की टेक्निक नहीं अडॉप्ट कर सकते, आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन ही लगाना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो पहला पार्ट आप लोग अब निकाल लीजिएगा क्यू एक्स पर, हम क्यू एक्स के लिए नहीं सॉल्व कर रहे हैं इसको, यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू निकाल के इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा आप लोग। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एक्स फॉर वाई। डिमांड ऑफ एक्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, नॉर्मल प्राइस, नॉर्मल जो आप लोग इलास्टिसिटी डिस्कस करते हैं, जो डिमांड इलास्टिसिटी कहते हैं आप लोग उसको, वही हम लोग की नॉर्मल प्राइस इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। जब आप क्रॉस की बात कर रहे होते हैं तो मतलब आप डिमांड किसी की ले रहे हैं और प्राइस किसी की ले रहे हैं। यूजुअली आप लोग इस तरह की चीजें कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे एक की क्वांटिटी डिमांडेड दूसरे की प्राइस को इम्पैक्ट करता है या फिर उसका उल्टा, ठीक है। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग क्या लेते हैं फॉर्मूले में, अब क्योंकि हम लोग क्रॉस की बात कर रहे हैं तो सपोज करिए क्रॉस इलास्टिसिटी को, तो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड किसकी है, एक्स की है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस प्राइस यहाँ पर हम लोग बताएंगे कि हम किसकी क्वांटिटी और किसकी प्राइस ले रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स लेंगे एंड प्राइस ऑफ वाई लेंगे, तो डेल क्यू एक्स अपॉन डेल पी वाई इंटू पी वाई अपॉन क्यू एक्स, सारी चीजें पुटअप करिए और आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी आ जानी चाहिए। डेल क्यू एक्स बाय डेल पी वाई का मतलब है कि ये जो आपका डिमांड फंक्शन है इसको अब आप पी वाई के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल क्यू एक्स बाय डेल पी वाई आपका क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। और इंटू पी वाई आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, और क्यू एक्स आप लोग जो भी निकालेंगे वो यहाँ पर पुटअप कर लीजिएगा। तो इस तरह के भी हम आपको मतलब बेसिकली ये बस ये बता रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है इसमें, बट आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि बस आपको सिंपल से एक इक्वेशन दे दिया और आपको कह रहा है कि आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं
जिसमें आप लोगों ने जो इकोनॉमिक्स में अब तक पढ़ रखा है बेसिक चीजें, उसका एप्लीकेशन करवा सकते हैं वो उस क्वेश्चन में आप लोगों से। तो जो फॉर्मूले हैं या जो कंडीशंस हैं वो आपको ध्यान होनी चाहिए, बिकॉज वो आपको नहीं बताएगा क्वेश्चन में। तो इसके लिए आप लोग जो भी चीजें पढ़ते हैं उसको इस पर्पज से पढ़ा करिए कि वो आपको आगे कहीं पे भी यूज हो सकती है। अब आप कहेंगे कि इलास्टिसिटी तो है नहीं सिलेबस में मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के, तो कैसे पूछ सकता है? बट पूछ सकता है, बिकॉज आप लोगों ने अभी तक सब पढ़ रखा है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन जो आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उसके एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। कब एप्लीकेशंस में वो आपको किसी भी चीज का एप्लीकेशन पूछ सकता है। तो जो भी पॉसिबल अब तक आ चुके हैं आंसर में, हम उसके बेस पे आप लोग को डिस्कस करा रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने एंड पे भी जो आपको लगे कि आ सकता है ये एप्लीकेशन पार्ट में, एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा उन सब कॉन्सेप्ट्स को जो आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने आप लोगों के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो क्वेश्चन डिस्कस किए, वो कंप्लीट लॉन्ग का क्वेश्चन नहीं था, यूजुअली पार्ट्स में आते हैं। तो हो सकता है एक पार्ट में आपको इस तरह का इलास्टिसिटी का जैसे क्वेश्चन है वैसा कुछ पूछ लिया, दूसरे पार्ट में सपोज करिए हो सकता है आप लोगों से क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो चेंज हो सकता है आपको इस तरीके से, मतलब आपको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके पूछ सकते हैं। अब हम आप लोग के साथ मार्केट वाला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपको जिस तरह का लॉन्ग में आ सकता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये एप्लीकेशन है, बट अब जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो आपका कंप्लीट लॉन्ग का क्वेश्चन आता है, उसमें कोई दो पार्ट्स तीन पार्ट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने अभी तक मार्केट के क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन में डिस्कस किए थे और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस लगाई थी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। अब बस इसमें ये है कि क्योंकि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में पढ़ रहे हैं, तो पार्शियल का क्या रोल है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, या किस तरह के मार्केट में हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशिएशन के टूल को अडॉप्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक मोनोपोलिस्ट का कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। और सामा 4 स्लाइड की हैं, आप इसका वो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन था, बस एक क्वेश्चन ही डिस्कस किया है मैंने। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट का आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। मोनोपोलिस्ट क्या है? जो मोनोपोली में काम कर रहा है, यानी एकाधिकार में। तो अब एकाधिकार में क्या होता है ये आप लोगों को पता है। तो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है उसका c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80, जहां पर वो कह रहे हैं कि वेयर x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। x आपकी क्वांटिटी है, बट हम मोनोपोलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अलग अलग मार्केट में हो सकता है डील कर रहा हो, तो अलग अलग मार्केट में वो अलग अलग क्वांटिटीज बेच रहा होगा। तो हो सकता है हम किन्हीं दो मार्केट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे वो मोनोपोलिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, मार्केट में किन्हीं दो मार्केट में जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो हम दो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, x1 एंड x2 की। ठीक है, फिर आपको मोनोपोलिस्ट का डिमांड फंक्शन दिया है, डिमांड फंक्शन ऑफ द मोनोपोलिस्ट इन द टू मार्केट्स, जो दो मार्केट्स हैं उसके डिमांड फंक्शन दिए हुए हैं। पहला आपका P1 इज इक्वल टू 105 माइनस 2x1। क्योंकि अब हम पहले मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ पे पहली कमोडिटी है x1, तो हम उसके प्राइस की बात कर रहे होंगे P1। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन P इज द फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में ही दिया है, बट P1 x1 से ये सिग्निफाई कर रहा है कि आप पहले मार्केट में आप उस मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ पे आप x1 कमोडिटी बेच रहे हैं। सेकेंड आपका जो डिमांड फंक्शन दिया है वो है P2 इज इक्वल टू 45 माइनस x2। क्वेश्चन अब स्ट्रेट वही है जो अभी तक होता था, फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस
इन ईच मार्केट। दोनों मार्केट में आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और प्राइस का आपको फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट अर्न किया उस मोनोपोलिस्ट ने वो भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक मोनोपोलिस्ट की बात कर रहे हैं, और वो मोनोपोलिस्ट दो अलग अलग मार्केट्स में काम कर रहा है। तो बेस्ड ऑन कि वो दो अलग अलग मार्केट्स में काम कर रहा है, उसका टोटल कॉस्ट का फंक्शन हमें दिया हुआ है, जिसमें हमने कंबाइंड सिर्फ एक्स ले रखा है, ये दिखाने के लिए कि एक उसका ये कंबाइंड टोटल कॉस्ट फंक्शन है। तो अब कंबाइंड टोटल कॉस्ट फंक्शन अगर हमें दिया हुआ है, तो हमें कंबाइंड टोटल रेवेन्यू का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू के फंक्शन को वर्कआउट करते हैं, या टोटल कॉस्ट के फंक्शन का थोड़ा सा फॉर्म, नहीं पहले रेवेन्यू फंक्शन को वर्कआउट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि दो आपको डिमांड फंक्शन दिए हुए हैं, तो आपके दो रेवेन्यू फंक्शन बनेंगे। तो सपोज करते हैं आपका पहला रेवेन्यू फंक्शन आप TR1 से दिखा रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं P1 इंटू X1। P इंटू एक्स करते थे टोटल रेवेन्यू को, तो P1 इंटू X1 कर लेते हैं। P1 आपका क्या है, 105 माइनस 2X1, और इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं X1 से। ठीक है, तो TR1 आपका हो गया 105X1 माइनस 2X1 का स्क्वायर। सेकेंड आते हैं TR2 पे। TR2 आपका हो जाएगा P2 इंटू X2। P2 आपका क्या दिया हुआ है, 45 माइनस X2, तो आपका 45 माइनस X2 इंटू X2 माइनस X2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोगों को दो मिल गए टोटल रेवेन्यू के फंक्शन, TR1 आपका ये और TR2 आपका ये। हमें एक कंबाइंड टोटल रेवेन्यू का फंक्शन, हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, बट कंबाइन करना ज्यादा आई थिंक बेटर रहेगा। तो हम लोग कंबाइन करते हैं, तो कंबाइंड टोटल रेवेन्यू का फंक्शन अगर हम लोग TR से दिखा रहे हैं, तो वो आपका होगा TR1 प्लस TR2। TR क्या है, आपका टोटल रेवेन्यू है, मतलब आप कितना अर्न कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये एक मोनोपोलिस्ट है, तो वो चाहे 10 मार्केट में क्यों ना सामान बेच रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली जब हम उसके रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो सारा रेवेन्यू जा तो एक ही पर्सन के पास रहा है, जो कि वो मोनोपोलिस्ट है। तो हम कंबाइंड वो कर सकते हैं कि अलग अलग मार्केट से उसको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, और कंबाइन करके हम उसका कंबाइंड टोटल रेवेन्यू का फंक्शन और कंबाइंड टोटल कॉस्ट के फंक्शन के साथ हम लोग सारी वर्किंग कर सकते हैं। क्योंकि इन एनी केस आपको क्वेश्चन में जो कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है वो स्प्लिट करके नहीं दिया हुआ है, वो कंबाइंड दिया हुआ है, तो हम टोटल रेवेन्यू के फंक्शन को भी कंबाइन करके ही यूज करेंगे। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू के फंक्शन को कंबाइन कर लीजिए। टीआर का फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, 105x1 माइनस 2x12 जो कि आपका TR1 था, प्लस 45x2 माइनस x2 स्क्वायर जो कि आपका TR2 था। ठीक है, तो आपने टोटल रेवेन्यू का एक कंबाइंड फंक्शन बना लिया है। अब आते हैं टोटल कॉस्ट के फंक्शन में, उसमें हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना है। टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो क्वेश्चन में दिया है, वो दिया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 80, बट साथ में आपको ये भी दिया है कि जहां पर x आपका x1 और x2 के बराबर है, तो हमें x के लिए x की जगह x1 और x2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली अलग अलग मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट और प्राइस निकालना है इन ईच मार्केट। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की जगह, माइनस 15 x1 प्लस x2 एंड प्लस 80 आपका। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। पहला वाला पार्ट क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा लीजिए वही वाला। तो ये आपका हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, फिर माइनस माइनस, अब ये इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15x1 और 15x2 हो जाएगा, तो माइनस 15x1 माइनस 15x2 और लास्ट में आपका 80, तो प्लस 80। तो ये अब आपका टोटल कॉस्ट का फंक्शन है जो कंबाइंड फंक्शन बन गया आपका। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन हम लोग यहाँ पर वर्कआउट कर चुके हैं, वो है आपका ये।
अब हम लोग सीधे से प्रॉफिट का फंक्शन क्रिएट करते हैं। प्रॉफिट आपका है टी आर माइनस टी सी, जहाँ पे हम सब कंबाइंड फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो टी आर का फंक्शन हमारा क्या हो गया, 105x1 माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस 45x2 माइनस x2 स्क्वायर, और माइनस आपका ये ऊपर का टोटल कॉस्ट फंक्शन जो कि है आपका माइनस x1 स्क्वायर। साइन इंटरचेंज कर लीजिएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा होगा। माइनस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस 15x1 प्लस 15x2 माइनस 80। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना हो पाए। आपका जो 105x1 है और 15x1 है, ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 120x1। ठीक है, फिर आपका माइनस 2x1 स्क्वायर और माइनस x1 स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो माइनस 3x1 स्क्वायर। फिर आपका 45x स्क्वायर और 15x स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो प्लस 60x स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या बच रहा है, ये दोनों एज इट इज रहेंगे, माइनस 2x1 x2 माइनस 80। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट का फंक्शन है। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस इन ईच मार्केट। तो दो मार्केट हैं आपके जहां पर x1 और x2 दो कमोडिटीज आप बेच रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो आप लगाएंगे वो आपकी डेल पाई बाय डेल x1 एंड डेल पाई बाय डेल x2 होगी, जो कि आप अल्टीमेटली इक्वल टू 0 करेंगे। तो डेल पाई बाय डेल x1 बताइए क्या होगा। डिफरेंशिएट करिए x1 के रिस्पेक्ट में, मुझे आप लोग बताइए डेल पाई बाय डेल x1 क्या होगा। वन ट्वेंटी माइनस 6x1 माइनस 2x2। ठीक है, 120 माइनस 6x1 माइनस 2x2। अब डेल पाई बाय डेल x2 भी बताइए। सिक्सटी माइनस 4x2 माइनस 2x1। ठीक है, 60 माइनस 4x2 माइनस 2x1। ठीक है, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लगाई है x1 और x2 के लिए, और हमारा जो कंडीशंस कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, वो क्या कहती है कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन आपकी इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, और फिर हम सेकंड ऑर्डर में देखेंगे कि ये प्रॉफिट मतलब मैक्सिमा या मिनिमा है। ठीक है, ये हम देख लेंगे। तब आपके पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, जैसे आप लोग उसमें कर रहे थे जब हमने अभी आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। दो इक्वेशंस हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करिए या कोई सा भी मेथड यूज करिए, और इन दोनों इक्वेशन से x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए और मुझे बताइए क्या आ रहा है। देखिए, पार्शियल के केस में क्योंकि आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में एक से ज्यादा आपके पास इक्वेशंस होंगे, तो आपको अगर दो हैं तो आप यूजुअली दो ही होंगे, तो दोनों को यूज करके आपको दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी। अगर तीन है तो तीनों को यूज करके आपको तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको स्ट्रेट फैक्टराइजेशन वाले मेथड से वैल्यूज नहीं मिलेंगी।
18 क्या आ रहा है? व्हाट इज 18? x1 और x2 दोनों की वैल्यूज बताइए। ठीक है, x1 18 आ रहा है, ठीक है। और x2 क्या आ रहा है? हाँ, x2 आपका आ रहा है 6। तो आप लोगों ने दो वैल्यूज निकाल लिया, x1 की वैल्यू निकाल लिया, x2 की वैल्यू निकाल लिया। सेकेंड ऑर्डर कंडीशन लगाइए, डेल टू पाई बाय डेल एक्स टू एंड डेल टू पाई बाय डेल एक्स वन दोनों के लिए, और देखिए कि आपकी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन क्या आ रही है। डेल टू पाई बाय डेल एक्स वन टू एंड डेल टू पाई बाय डेल एक्स टू टू, इन दोनों के लिए देखिए आपकी कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में वैल्यूज क्या आ रही हैं। इसकी क्या आएगी? -6 आएगी, और इसकी क्या आएगी? -4। तो -6 -4 दोनों वैल्यूज हैं आपकी नेगेटिव। इसका मतलब आप प्रूव कर रहे हैं कि ये मैक्सिमा का केस है, यानी कि x1 की वैल्यू 18 पर और x2 की वैल्यू 6 पर इस मोनोपोलिस्ट का जो प्रॉफिट है वो आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी क्या निकाला है? ये जो आपने निकाला है ये है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इन बोथ द मार्केट्स। दोनों मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो आउटपुट है वो आपने निकाला है। यही पूछा था क्वेश्चन में कि दोनों मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालना है। ठीक है, साथ में ये भी पूछ कहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस भी निकालिए दोनों मार्केट में। तो आपको क्वेश्चन में दो डिमांड फंक्शन दिए हुए थे, P1 is equal to 105 minus 2x1 and P2 is equal to 45 minus x2। इन दोनों में x1 और x2 की वैल्यू पुटअप करिए और P1 और P2 की वैल्यू निकालिए। जो वैल्यू आएगी P1 और P2 की, वो आप कहेंगे कि वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस है। क्यों? क्योंकि जो आप x1 और x2 की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं इस डिमांड फंक्शन में, आप उसको प्रूव कर चुके हैं कि वो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है। तो देखिए, रखिए वैल्यूज और बताइए कि P1 और P2 की वैल्यू क्या आ रही है। x1 की वैल्यू 18 रख के P1 की वैल्यू निकालिए, x2 की वैल्यू 6 रख के P2 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, P1 आपका 69 आ रहा है। P2 आपका 39 आ रहा है। तो आपने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया जिसमें वो आपसे कह रहा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस इन बोथ द मार्केट्स, दोनों मार्केट में आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस निकालना था। तो आपने x1 x2 जो निकाला वो आपने प्रूव किया कि मैक्सिमा आ रहा है सेकेंड ऑर्डर से, तब आपने कहा कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है। सिर्फ यहाँ से निकाल के नहीं हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है, आपको सेकेंड ऑर्डर से ध्यान से प्रूव करना है। ठीक है, और फिर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस, आप यहाँ पर चाहें तो वो वाली भी कंडीशन चेक कर सकते हैं, वो जो हम लोग ने क्रॉस वाली कंडीशन लास्ट में लगाई थी सफिशिएंट कंडीशन में, मैंने आप लोग को 3 कंडीशन बताई थी ना, तो वो भी आप रख सकते हैं। ऑल दो हमारा काम तो इससे भी पर्पस सॉल्व हो जा रहा है, बट इस क्वेश्चन में कोई आपको कंडीशन अप्लाई करने के लिए फोकस नहीं है, फोकस यहाँ पर है कि आप प्राइस और क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। बट देखिएगा जब भी क्वेश्चन मतलब ऐसा आए जहां पर आपको लगे कि वो आपसे कंडीशंस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, मतलब जो आप लोगों ने सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन पढ़ी है हम लोगों ने, जो 5 कंडीशंस दोनों के केस में, अगर आपको लगे कि वो उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, तब वो लास्ट की जो 5वीं कंडीशन है उसको जरूर से डिस्कस कर दीजिएगा। ऑल्दो उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं होगा, बट आपका एक तरीके से फाइनल प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन का। चलिए, अब जो है प्रॉफिट का जो फंक्शन था, प्रॉफिट भी हम लोग को निकालना है क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट फंक्शन कहाँ गया हमारा? हाँ, ये है। इस प्रॉफिट फंक्शन में x1 और x2 की वैल्यू रखिए जो आपने निकाली है, और प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए कितनी आ रही है। x1 की वैल्यू आपकी 18 और x2 की 6 रखिए इस प्रॉफिट फंक्शन में, और प्रॉफिट की वैल्यू भी फाइंड आउट करिए।
आया किसी का प्रॉफिट? प्रॉफिट आपका 1180 है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से 2 बार रीड कर लीजिएगा। कई बार सॉल्व करने में हम लोग भूल जाते हैं कि क्वेश्चन में अच्छा ये पार्ट भी पूछा था, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस में आपसे प्रॉफिट निकालने को कहता है, कुछ में नहीं कहता है, कुछ में आपको सिर्फ प्राइस निकालने को कह देता है कि आप आउटपुट और प्राइस निकाल दीजिए, या किसी किसी में आपको प्राइस नहीं कहता, सिर्फ आउटपुट और प्रॉफिट कहता है। तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली आप लोग पढ़ेंगे ही जब आप सॉल्व कर रहे हैं, बट एक बार जब सॉल्व कर लीजिए, आपको लगे आपने कंप्लीट कर लिया, एक बार क्वेश्चन वापस से जाके चेक कर लीजिए कि कुछ और तो नहीं पूछा है या आपने कुछ और तो नहीं इंटरप्रेट कर लिया है। तो क्वेश्चन कॉशियसली पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि अलग अलग तरीके से पूछ सकता है वो आपसे। पार्शियल डिफरेंशिएशन के केस में जो आपको पूछता है मार्केट वाला क्वेश्चन, वो यूजुअली इसी तरीके का पूछेगा, क्योंकि उनको चाहिए कि जो उनका टोटल कॉस्ट का फंक्शन है या जो टोटल रेवेन्यू का फंक्शन है, उसमें आप पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाए। तो यूजुअली आपसे मोनोपोलिस्ट वाला क्वेश्चन ही पूछता है। जब हम लोग डिफरेंशिएशन में डिस्कस करते हैं, तो वहां पे मार्केट के अलग अलग तरह के ज्यादा क्वेश्चंस बन पाते हैं, क्योंकि यूजुअली जो प्रोड्यूसर होता है वो किसी एक ही कमोडिटी के साथ डील कर रहा होता है, एक ही मार्केट में डील कर रहा होता है, क्योंकि यूजुअली हम लोग मोनोपोली का कॉन्सेप्ट कम ही डिस्कस करते हैं। आम उसमें अगर बात करें तो मोनोपोलिस्ट कम होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या जो हम लोग जिसको इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, वो ज्यादा देखा जाता है। तो इसलिए हम लोग जब डिफरेंशिएशन में जैसे हम लोग मार्केट्स में क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो आप लोग ने वहां देखा होगा हम लोग ने एवरेज कॉस्ट के भी अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी लिया, मार्जिनल कॉस्ट से भी रिलेट किया। तो हम लोग ने अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस वहां पर मार्केट्स के डिस्कस किए, क्योंकि वहां पे वो स्कोप था। यहाँ पर उतना स्कोप नहीं है, बट हाँ देखिए बहुत हो सकता है कोई नए तरीके के क्वेश्चंस भी कभी आए। सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे भी आप लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा कि जो आपने पढ़ा है वो लॉजिक आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज कहीं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन बना होगा इकोनॉमिक थ्योरीज पर ही बेस करके, मैथमेटिकल टूल्स आप लोगों को पता है कैसे अप्लाई करने हैं। तो आप दोनों चीजों को मिक्स करके आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो आप लोग को अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना पड़ेगा। हमेशा एग्जैक्टली जैसा क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करें, नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा वैसा क्वेश्चन फेस करें। ठीक है। तो आई थिंक मैंने पार्शियल के केस में आप लोगों को जितने पॉसिबल तरह के क्वेश्चंस आए हैं मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं वो। नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं स्टार्ट कर रही हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और उसका एक स्पेशल केस है जो आपका कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, वो डिस्कस करेंगे। यूटिलिटी वाले क्वेश्चंस जो अनसॉल्व में आए हुए हैं वो हम लोग एक थर्ड जो टॉपिक है लैग्रेंज मल्टीप्लायर, उसमें डिस्कस करेंगे। तो उसको आप लोग इसमें मत रिलेट करिएगा कि सोचें कि आपकी मैंने इसमें नहीं कराया, वो ऑप्टिमाइजेशन वाले क्वेश्चन है, तो वो अभी हम लोग का बचा हुआ है वाला पार्ट। ठीक है। इसमें जितना हम लोगों ने पार्शियल में डिस्कस किया, आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी अभी 15-20 मिनट बचे हुए हैं। आप लोगों को, आप लोग कह रहे थे कुछ डिस्कशन आप लोगों को करने हैं आगे मास्टर्स पर्सपेक्टिव से लेके, तो अगर जिसको कुछ करना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग।
किसी को कुछ पूछना है या फिर मैं क्लास ओवर कर दूं? जिनको भी इकोनॉमेट्रिक्स अपने से स्टार्ट करना हो, तो एक आप लोगों की आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। डीएन गुजराती की एक बुक आती है, ऑथर डीएन गुजराती है, बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। हिंदी में मुझसे इसमें कंटेंट मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे आज तक हिंदी की इकोनोमेट्रिक्स की कोई बुक नहीं मिली है, और अगर आप लोग को मिलती भी है तो कंटेंट कितना जेन्युइन होगा मुझे नहीं पता। ये जो बुक है ये सॉफ्ट कॉपी में भी आपको मिल जाएगी, गूगल पे आप सर्च करेंगे आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिल जाएगी। तो जिनको बेसिक स्टार्ट करना हो वो इकोनोमेट्रिक्स यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और इकोनोमेट्रिक्स में आपका मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, इकोनॉमिक थ्योरीज भी हैं, तो सब कुछ एक मिक्स है वो, ठीक है, वो एक अलग ब्रांच है। तो थोड़ा सा अगर फिर भी थोड़ा समझने में दिक्कत आए तो आप लोग कुछ यूट्यूब में वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स करके, या एलिमेंट्री इकोनोमेट्रिक्स, या व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, ऐसे करके आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोस सर्च करिए, तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल सकता है, लाइक कोई एक्सप्लेन कर दे तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल सकता है कि इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है। उसके बाद आप फर्दर रीड कर सकते हैं, जो है कोई भी आप बुक उठा के आप रीड कर सकते हैं। शुभा, मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग को जो भी क्वेश्चंस में डाउट है आप लोग एक पीडीएफ बना के शिवांश को भेज दीजिएगा, शिवांशु को, तो वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। तो मेरे पास जब पहले से रहेगा तो मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगी। तो आप लोग का अपना जो ग्रुप है उसमें आप लोग एक कंबाइंड वो बना लीजिए। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि एक एक क्वेश्चन हम एक एक बच्चे का उठा उठा के डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग एक अपना बना लीजिए जिसका जो है कंबाइंड जब बन जाएगा तो हम लोग डाउट सॉल्विंग क्लास रख लेंगे, बट मेरे पास पहले से फिर होने चाहिए ना क्वेश्चंस। अनुभव, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है तो उसको रीड करना स्टार्ट करिए। स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर जब आप पढ़ेंगे कुछ भी मत छोड़िएगा उसमें। चैप्टर 1 के पहले एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, वहां से स्टार्ट करिएगा, पढ़ना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी आपको, एक फ्लो में स्टार्ट करिए। क्योंकि आपने अगर सोचा कि यार ये तो इंट्रोडक्शन का चैप्टर, इसको स्किप कर देते हैं आगे बढ़ते हैं, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। क्योंकि सब्जेक्ट अगर एकदम नया है आपके लिए तो आपको एकदम एलिमेंट्री से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रबोधिनी, यहाँ तो नहीं आता, एयू में तो नहीं आता मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑप्शनल का पेपर है तो कुछ बच्चे लेते हैं ऑप्शनल में, कुछ बच्चे नहीं लेते हैं, कुछ बच्चे थॉट ले लेते हैं। एयू में नहीं आता, बट बाकी जगहों के एंट्रेंस में आता है, जितना हम लोग पढ़ते हैं उससे ज्यादा ही आता है। ओसामा, आप कहाँ के लिए हमें इकोनॉमिक्स प्रिपेयर करना चाहते हैं ये मैटर करता है। आप जहाँ के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे पहले वहाँ का सिलेबस पैटर्न उठा के देखिए, थोड़ा अवेयर रहिए कि वहाँ पे जो है कब आ रहा है, कब का वहाँ पे फॉर्म कब आ रहा है, एंट्रेंस एग्जाम कब हो रहा है। वैसे अब तो आप लोग थर्ड ईयर में, तो आप लोग ने अब तक एक्सप्लोर कर लिए होंगे फॉर्म्स जहाँ जहाँ के भी आ रहे हैं। तो सिलेबस पैटर्न उठाइए, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए वो उठाइए, और देखिए कि आप लोगों ने क्या नहीं पढ़ा है, इन द सेंस कि आप लोग के सिलेबस में क्या चीजें नहीं थी और उसके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके पेपर्स में, क्योंकि सब जगह का सिलेबस पैटर्न अलग अलग होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एयू का आपने अगर एयू के हिसाब से प्रिपेयर किया तो आपका सब जगह के हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि ज्यादातर अगर अच्छे इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जाते हैं तो आपको मैथमेटिकल बेंड ज्यादा पूछता है, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, बट अगर आप अभी से थोड़ा एफर्ट डाल लेंगे क्वेश्चन पेपर सिलेबस वगैरह देख के तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एयू का सिलेबस आप प्रबोधिनी ऑनलाइन जाइए, एयू की वेबसाइट पे प्रोस्पेक्टस देखिए, हमें एंट्रेंस इकोनॉमिक्स का वहां पे मिल जाएगा आपको, प्रोस्पेक्टस में ही सिलेबस दिया होता है। शोभा सोनकर, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो शिवांशु है, तो आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी डाउट्स हैं आप एक पीडीएफ बनाइए क्वेश्चंस की और भेज दीजिएगा, वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगी। और जो जिनको क्लास करनी है, जो सीरियस डिस्कशन कर सकते हो वही ग्रुप में रिस्पॉन्ड करें फिर। मुझे पता है क्योंकि अब इतने सारे 43 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं इस समय क्लास में, तो ऑब्वियसली मुझे पता है 43 के 43 मैथ्स का पेपर नहीं देने वाले हैं। पढ़ना इज अ गुड थिंग, बट फिर सीरियस होके पढ़िए आप लोग। संजय पटेल, जिस बुक की हम बात कर रहे हैं ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, बस आप डालिए बेसिक इकोनोमेट्रिक्स डीएन गुजराती पीडीएफ डाउनलोड।
आपको पहले 2-3 रिजल्ट में ही मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई यहाँ पे किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसको जो पढ़ना है अपने लिए खुद एक्सप्लोर करिए, जिनकी अच्छी बॉन्डिंग हो आपस में डिस्कशन कर लीजिए, वो अलग बात है। क्लास से रिलेटेड जो आपको क्वेरीज या डाउट्स है वो आप अपने सीआर से कंसल्ट कर सकते हैं, बट जो इंडिविजुअली आप लोग अपने लेवल पे तैयारियां कर रहे हैं वो आप अपने अपने सेपरेट ग्रुप में कर सकते हैं, जो आपका फ्रेंड्स का ग्रुप हो या जो भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है खैर, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जहाँ के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप यही होता है, आप सिलेबस देखिए, आप पेपर का पैटर्न देखिए और पिछले कई सालों के पेपर का पैटर्न देखिए, तो आपको आइडिया मिल जाता है। कट ऑफ वगैरह चेक करिए कितनी जाती हैं, उसके हिसाब से भी आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को। आशीष मिश्रा वो पॉसिबल नहीं है, आप जितना कवर अप कर सकते हैं आप प्रायोरिटाइज करके ही कवर अप कर पाएंगे, क्योंकि डीएससी वगैरह का पैटर्न बहुत डिफरेंट होता है। हम लोग जो मास्टर्स वगैरह में यहाँ पर जो कवर करते हैं मैथमेटिक्स, वो लोग ग्रेजुएशन में वो बेस क्रिएट करके चलते हैं। तो मैं आपसे अगर ये एक्सपेक्ट करूँ कि आप 1-2-3 महीने में आप वो 3-4 सालों का सिलेबस पैटर्न कवर अप कर लें पूरा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए फिर आपको एक ही तरीका है कि अगर आपको वहाँ के पेपर्स वगैरह अवेलेबल हैं, डाउनलोड करके एक बार देखिए कि किस सेक्शन से पहले तो आप अपने वो सेक्शन प्रायोरिटाइज करिए जो आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़े हैं, उसमें से भी देखिए कि किन सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो टारगेटेड पढ़ाई करिए, सब कुछ तो आप कवर अप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप खुद सोचिए ना, पैटर्न जब बेस से ही पैटर्न डिफरेंट हो जाएगा तो फिर उसके जो आपके एंट्रेंस में क्वेश्चंस आएंगे वो भी डिफरेंट हो जाते हैं। और डीएससी हो गया, एमएससी हो गया, दीज आर वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट इनका लेवल होता है। तो इसलिए आप लोग सब कुछ नहीं कवर कर सकते, तो प्रायोरिटाइज करके प्रिपरेशन करिए। और हम ये नहीं कह रहे कि नहीं कर सकते, डिमोरलाइज नहीं कर रही हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए जो है थोड़ा सा स्मार्ट बन के प्रायोरिटाइज करके करिए, क्योंकि आपको कट ऑफ में आना है। तो कट ऑफ में आने के लिए देखिए कि क्वेश्चंस पर किस पे ज्यादा फोकस करें, किस तरह की चीजों पे। हो सकता है वहां पे लोगों ने उनका सिलेबस उठाइए, देखिए रेफरेंस बुक्स में कौन कौन सी बुक्स मेंशन करते हैं, कोई कुछ बुक्स ऑनलाइन सॉफ्ट